रिफ्रैक्शन के लॉस पढ़ लेने, पढ़ लिए? यस। अच्छा चलो, रिफ्रैक्शन के लॉस नहीं पढ़े, रिफ्लेक्शन के लॉस तो आते हैं ना। पहला लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा लॉ क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ऑल दैट सेम। इंसिडेंट रे रे और क्या था? इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट। All lie on the same plane. ओके जी, इंसिडेंट रे कौन सी रे? सही से बताओ यार। ये लॉ नंबर 1 बन गया आपका रिफ्रैक्शन का, इसलिए कहा था पढ़ लेना। हाँ जी, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। क्या मसला है इसमें? सर इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड नॉर्मल के ऑपोजिट होते हैं। यस सर। तो इसमें लिखा तो नहीं हुआ कि ऑपोजिट होने चाहिए, इसमें तो लिखा दे आर ऑन द सेम प्लेन। भाई प्लेन ये है, ये बोर्ड प्लेन है ना, ये ग्लास स्लैब है, ये एयर, एयर से अगर एक इंसिडेंट रे एंटर हुई है, ये नॉर्मल है, यूं चलेगी, है तो सेम प्लेन के नहीं? नॉर्मल भी, इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड, तीनों एट द ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, थोड़ा सा इसको बेंड करना जरूरी है, मैंने कम बेंड किया, मैं इसको रेड से बनाऊंगा। ये नॉर्मल करेंगे या बोल रहा हूं? हाँ, तुम लोग ठीक करके बना लेना ना। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल 90 पे बनता है। नॉर्मल सरफेस के साथ बनता है 90। दिस इज एयर, दिस इज ग्लास। जब भी कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे में एंटर होती है, वो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, बेंड होती है। ठीक है, बेंडिंग के लिए आपको कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए, और वो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? नॉर्मल। भाई रे सीधी जाएगी या बेंड होएगी? जी बेंड होएगी। किस तरफ होएगी? नॉर्मल से हम बताएंगे टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये दो डायरेक्शंस हैं विद रेफरेंस टू नॉर्मल। इसलिए हमें नॉर्मल यहां पर जरूर ड्रॉ करो। और नॉर्मल का क्या फायदा होता है? इट हेल्प्स अस टू डिटरमिन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है बेटा, दूसरा लॉ क्या है? हाँ ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, अगर मैं इसको और इंक्रीज कर दूं, बड़ा कर दूं, लेट्स सपोज ये इस वक्त है 35 डिग्रीज, तो अगर मैं इसको और इंक्रीज करके कर दूं 45 डिग्रीज, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को क्या होएगा? ये भी थोड़ा इंक्रीज होना चाहिए ना, तो ये भी इंक्रीज हो जाता है। इसके लिए ये वाला रेड इंक्रीज है। ठीक है, तो ये हो गया आर। तो इसका मतलब है इफ वी इंक्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होगा, तो दोनों की रेशो क्या रहेगी? कांस्टेंट, यानी साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल्स टू एन। दिस एन इज व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जैसे डेंसिटी होती है, किसी मटेरियल की डेंसिटी फिक्स होती है ना, चेंज तो नहीं होती। अगर हम वॉल्यूम ज्यादा कर दें तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, नहीं ऐसे नहीं होता। ठीक है,
चाहे आप 1 किलोग्राम लें या 1000 किलोग्राम्स लें, तो क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मूला? डेंसिटी इज इक्वल्स टू M over V. या mass over Velocity. Volume. वॉल्यूम। बेटा अगर मैं मास इंक्रीज करूं किसी भी चीज का, लेट सपोज मेरे पास इतना बड़ा सा एक लंप उसका है वुड का या आयरन का, लेट सपोज ये आयरन का एक पीस है, ठीक है, तो मैंने इसका मास लिया वेइंग मशीन के साथ, ठीक है, बैलेंस के साथ, इसका मास निकला है लेट सपोज 2 किलोग्राम्स, और इसका वॉल्यूम हमने चेक किया कैसे, लेंथ ब्रेथ हाइट से हमने इसका वॉल्यूम ले लिया, लेट सपोज वो आ गया 0.75 मीटर क्यूब। तो हमने इसको डिवाइड किया, जो इसका आंसर आ गया वो इसकी डेंसिटी होगी। लेट सपोज मैंने इसके जैसा एक और ब्लॉक ज्वाइन कर, मैस क्या हो जाएगा? तो वॉल्यूम भी तो फिर डबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आंसर फिर क्या रहेगा? सेम। इसका मतलब अगर आप मैस इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, और एंड में जो आंसर है वो आपका कांस्टेंट रहता है, जो डेंसिटी है वो सेम रहती है, चाहे छोटा सा पीस हो चाहे बड़ा सा पीस हो, राइट? इसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम रहती है किसी भी मटेरियल की। मटेरियल मींस दो मटेरियल्स, दो मीडिया के दरमियान। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से डिनोट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इट इज द रेशियो बिटवीन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है जी, और इसको डिनोट किससे करते हैं? n के साथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला है। एक नहीं, 4 और फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये फर्स्ट लॉ है, ये सेकंड। नंबर आगे पीछे कर सकते हो, फिक्स नहीं है, जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, थर्ड, इस तरह से इनके नंबर फिक्स नहीं है। ये दो लॉज है, रिफ्लेक्शन के भी दो लॉज है, कोई सा भी आप फर्स्ट कर सकते हो, कोई सा भी आप सेकंड कर सकते हो, रिफ्रैक्शन के भी नहीं। स्पेलिंग्स का फर्क है, REFLECTION होते हैं और ये RACTION, रिफ्रैक्शन। ओके, याद रहेगा? चलो जी, लॉज हो गए। अच्छा, वैसे उर्दू में या आपकी अंडरस्टैंडिंग में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी भला? Bending of light. बेंडिंग ऑफ लाइट, जब वो एक मीडियम से दूसरे में जाए। तो कल हमने थोड़ी सी डिस्कशन करने की कोशिश की थी, बेंडिंग क्यों होती है? मीडियम की वजह से डेंसिटी चेंज होती डेंसिटी चेंज हो जाती है, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर मैंने आप लोगों को पहले भी एक एग्जांपल दी और ये मुझे बड़ी अच्छी एग्जांपल लगती है, बिकॉज आप लोग जल्दी समझ जाते हो इसको। अगर ये तीन एक जैसी कार्स की आपस में रेस लग रही हो, और ये बड़ा अच्छा रोड, सॉलिड मेटल रोड बना हुआ है, ब्लैक कलर का स्मूथ ट्रैक है, और तीनों कार्स जो है ए बी एंड सी हाई स्पीड कार्स हैं, इन्होंने स्टार्ट लिया, एकदम से निकली यहां से और फुल स्पीड, तीनों ड्राइवर्स बहुत जबरदस्त रेस जा रही है, कौन आगे जाएगा? एक जैसी ब्रांड है, एक जैसा फ्यूल है इनके अंदर, कौन आगे निकलेगा भैया? कोई भी नहीं निकलेगा, तीनों जोर से जा रहे हैं, इकट्ठे जा रहे होंगे ना, साथ साथ जा रहे होंगे ऐसे। यहां पे ना अचानक ये असल में ना ये साथ रेस करवा रहा था, उसने इनको बताया ही नहीं। यहां पे इसने ना ट्रैक चेंज कर दिया था, रेड लाइन के फौरन बाद ना रोड की बजाय मड ट्रैक स्टार्ट हो गया, मड है वो, दलदल बनी हुई। सबसे पहले कौन एंटर होएगा इसके अंदर? ए बेचारा, जब ये यहां पर ए पहुंचेगा तो ए की स्पीड कैसी हो जाएगी? और तेज हो जाएगी या स्लो हो जाएगी? मड में कैसे गाड़ी चलती है, कीचड़ में? तो ये बेचारा इधर तक तो ठीक जाएगा, तो उसके बाद स्लो हो जाएगा। जितनी देर में उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल की है, इसके साथ यहां पर सी थी, इसने ये ट्रेवल किया होगा, तो सी कहां पहुंच गई होगी? सी यहां की बजाय जो यहां पर था ना, ये सी, तो अब ए यहां से यहां गया तो सी कहां चला गया? कम से कम यहां पर तो पहुंच ही जाएगा।
उतनी देर में ए यहां पहुंचेगा सी, और बी का होगा इधर। अगर बेटा मैं इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर, इनकी इकट्ठे इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो वो ये बनेगा। और अब अगर इनके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे बन रही है। तो इसी तरह से लाइट रे, जब एक ग्लास स्लैब हो, इस तरह की ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब थी, ये लाइट रे एंटर हुई, ये उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन थी, ये उसके पार्टिकल्स सेम फेज में थे, एक जैसी मूवमेंट में थे। तो जैसे ये सरफेस को टच करेंगे ये वाले जरा स्लो आएंगे बिकॉज ऑफ द डेंसिटी, और ये वाले उसी स्पीड से जाएंगे तो क्या हो जाएगी, लाइट बेंड हो जाएगी, जो यहां पे हो गई, यूं स्ट्रेट जा रही थी बेंड हो गई। ठीक है बेटा, बेंडिंग समझ में आई। तो इस तरह रिफ्रैक्शन इट टेक्स प्लेस। तो जितना ये दो मीडियम का प्लूरल मीडिया, जितना ये दो मीडिया मिलकर इसको बेंड करेंगे वो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, और वो यूजुअली किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं एयर की बजाय वाटर लेता तो दोनों की डेंसिटी में फर्क था ना, ग्लास में और वाटर में। अब ये लेस डेंसर है, तो लेस डेंसर होने से बेंडिंग पे क्या इफेक्ट होएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, कम बेंड होगी सही लेकिन कम हो। और आपको पता है ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, एन ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पता है कितना है, नंबर 1.42, यानी साइन आई ओवर साइन आर की जो रेशियो निकलती है वो 1.42 है। ओके, और वाटर की कितनी है, 1.37, एक्सेलेंट। तो इसका मतलब है वाटर में कम बेंड होती है। ठीक है गर्ल्स, आपके इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूं, और यह डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, 2.37 डायमंड मारा है। डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है 2.3 से लेके 2.3 तक। जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी उतना कीमती हीरा होता है। हो ही रहा। अब ये आपने पहले बताया कि बेंडिंग, मैं इसको जरा और थोड़ा सलीस कर दूं, लाइट को घुमाना, लाइट कितनी घूमती है दूसरे उसमें जाके, तो डायमंड में कितना घूम रही है, काफी ज्यादा। इसकी वजह से डायमंड ग्लो करता है, स्पार्कल करता है। ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता अंगूठी में से निकल के गिर जाए, छोटा सा तो होता है, नजर ही नहीं आएगा, लाइट बंद करके टॉर्च के साथ यूं करें, जहां कहीं होएगा ऐसा चमकेगा, फौरन नजर आ जाएगा। ओके जी, सो रिफ्रैक्शन समझ में आ रहा है आपको। ओके आगे चले, कोई सवाल है तो यार पूछ लो। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद करना सारे और नहीं यार के पास ग्लास की याद कर, और वाटर का जरा ध्यान रखना कि 1.37 होगी, ये तो तुम्हारे इंटरेस्ट के लिए बताइए। गोल्ड में कितना होता है जी गोल्ड का। कौन बताएगा गोल्ड का, किसको गोल्ड अच्छा लगता है, अबान बताएगा गोल्ड। सारा आप बताइए गोल्ड की क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, डायमंड से कम हो। डायमंड से कम होगी या ज्यादा होगी, हाँ प्रिया, अफसर, फातिमा। सर कम होगी, डायमंड सबसे डेंसेस्ट मटेरियल है। हाँ तो डायमंड से कम होएगी गोल्ड में, गोल्ड में लाइट जाएगी तो उसकी कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, वो खुदा दा वास्ता जे यार, ये एंट्रेंस ऑफ लाइट है, जब दूसरे मीडियम में एंटर होगी, गोल्ड में अबान एंटर हो सकती है लाइट, तो यार कहां से उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, यूज करना है इसको। वैसे ही आया था ये बीच में, वैसे तुमने अच्छा सवाल पूछा था कासिम। ओके, तो ये ट्रांसपेरेंट या थोड़े से जो ऐसे जिनमें लाइट जा सकती है, पेनिट्रेट कर सकती है, उनमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मर्की वाटर में कहां पता चलेगा यार कि वो कहां जा रही है लाइट, तो इसके लिए हमें प्योर वाटर की जरूरत है। ओके जी, यस यस।
ऑलराइट, या कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं, क्वार्ट्ज हैं जो एक ही कलर के हैं, तो उसमें शायद हमारी को लेजर लाइट वगैरह हम उसकी बाइंडिंग देख सकें। गोल्ड में आई एम श्योर लाइट नहीं पास कर सकते, ओपेक होता है। कोई और क्वेश्चन? चलें, जिन लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला और ये सब पढ़ा हुआ है उनको रिफ्रैक्शन के और लॉज, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के और फॉर्मूले भी पता होंगे। सारा बता रही थी कि सर और फॉर्मूले हैं। डेप्थ का सर, मैं इधर लिखता हूं, n इज इक्वल्स टू साइन आई ओवर साइन आर। जी, दूसरा क्या है? डेप्थ का सर, डेप्थ क्या है? n equals to apparent depth or real depth, n इज इक्वल्स टू real depth or रियल या अपेरेंट? apparent, अब देख लो, ये दो दो डेप्थ्स हैं। ये स्विमिंग पूल, जिन बच्चों ने जिनको स्विमिंग आती है उनको पता है कि स्विमिंग पूल में जब आप वो देखते हैं उसको ऊपर से भरा हुआ हो तो जरा कम डीप लगता है, बिल्कुल खाली हो तो ज्यादा डीप लगता है। क्यों? समझ गए? डेप्थ तो सेम है ना भाई, पानी भरा हुआ है ना ये सारा, तो आपको लगता है इधर कम डीप है। पानी ना हो, खाली हो तो लगता है बहुत ही नीचे तक है यार ये, है ना? तो ये ऐसा क्यों होता है? ये जो होती है ना वाटर के साथ, ये अपेरेंट डेप्थ है। अपीयर होती है, नजर शायद इतना डेप्थ। और जो विदाउट वाटर है दैट इज द रियल डेप्थ। तो रियल डेप्थ ज्यादा होती है या अपेरेंट डेप्थ ज्यादा होती Real depth, है? रियल डेप्थ। तो रियल डेप्थ हमेशा ऊपर आएगी बेटा। डाउट, रियल डेप्थ ऊपर क्यों आएगी? साइन आई और साइन आर में से बड़ी वैल्यू किसकी होगी? आई की या आर की? याद नहीं है? Correctly. क्या बात, equal नहीं होगी सर? इक्वल कहां से? रेट बैंड नहीं होनी, तो बैंड होगी तो किधर जाएगी? तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी ना। तो आई ज्यादा है, आई इज ग्रेटर देन आर, इसलिए आई ऊपर आ रहा है। तो इसलिए तो आपका आंसर किसमें आया था? 1.42 क्लास के लिए। हाँ ना, 1.42। यस Yes. या नो? Yes. तो रियल डेप्थ ओवर अपेरेंट डेप्थ। अब आप ये बताइए कि वाटर की जो एन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन फॉर वाटर इज 1.37। अगर किसी स्विमिंग पूल की रियल डेप्थ इज लेट्स सपोज 10 मीटर, कैन यू फाइंड इट्स अपेरेंट डेप्थ? Yes. जरा निकाल के दिखाओ। 7.29। 7.29। वही स्विमिंग पूल हमें 7.29 मीटर्स डीप लग रहा है। ओहो, 7.29 तो थोड़ा ही है, 10 मीटर तो काफी बड़ा हो जाता है। इसलिए समझ में आ गया बेटा? इस तरह से ये फॉर्मूला होगा। ओके, ये दो हो गई। और Sir, speed of light in vacuum over speed of light in medium. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्पीड ऑफ लाइट ओवर In स्पीड ऑफ vacuum, साउंड। no sir, speed of light in vacuum over speed of light in medium. इन वैक्यूम, अदर मीडियम। अदर मीडियम कौन सा हो सकता है? अच्छा, बाय द वे, ये वैक्यूम और एयर में हम स्पीड ऑफ लाइट सेम ही लेते हैं, ठीक है? तो अगर एयर से वाटर में जा रहे हैं या ग्लास में जा रहे हैं या किसी और ट्रांसपेरेंट चीज में जा रहे हैं, तो हम इस फॉर्मूले से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसमें
किसके इक्वल हो जाएगी? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैसे बाय द वे स्पीड ऑफ लाइट होती कितनी है? 3 multiplied by 10 to the ये power मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 8 सिंबल स्पीड ऑफ सी लाइट सी सी। ये सारा कह रही है, मुझे नहीं सही पता, वैसे मैं लिख देता हूं सी। कोई फॉर्मूला है जो सी पे किसी आइंस्टाइन ने बनाया था? E equals to E is equal to mc square ओके, शाबाश। E is equals to, MC की बात ये MCQ नहीं है, ये MC स्क्वायर है। हाँ, कभी सोचा है ये क्या फॉर्मूला है? आता होता है, ये भी पूछ लेते हैं। mass multiplied by light square ये सिलेबस से निकल नहीं गया। ये क्या चीज है? E एनर्जी। शाबाश। M क्या है? mass और C स्पीड ऑफ। right शाबाश। और है ये कितनी? 3 multiplied by C is 3 into 10 raised to the power कितना? 8 वॉट मीटर्स पर सेकेंड। अब ये जो है दो हाथ, लेट सपोज ये अगर ले आया 1 किलो पोटैटोज, ठीक है, तो मैस कितना हो गया? 1 kg। तो फिर एनर्जी कितनी होनी चाहिए उसकी? 1 into 3 into 10 raised to power 8 का स्क्वायर, यही होनी चाहिए ना। फिर कितने जूल्स बन गई? 9 into 10 raised to power 16 जूल्स। यानी पोटैटो में 1 किलो पोटैटो में से मुझे इतनी एनर्जी मिल जाएगी। ये वो वाला मैथ्स नहीं है भाईजान, इधर से ऑरेंजेस पकड़े या पोटैटोज, तो ये मैथ्स नहीं है। जब फिशन रिएक्शन में, याद है ना फिशन प्रोसेस, बड़ा वाला न्यूक्लियस जब वो स्प्लिट होता है तो उसके दो छोटे, दो या उससे ज्यादा डॉटर एलिमेंट्स बनते हैं। उसमें जो मैस का डेफिसिट आता है माइक्रोन्स का, ये वो वाला मैस है। तो मिली का भी और ज्यादा उसमें लेते हैं, बहुत ही कम, ठीक है। तो वो जो मैस का डेफिसिट कमी आती है ना, पेरेंट न्यूक्लियस और डॉटर न्यूक्लियाई के मैस में जो डिफरेंस आता है, ये वो वाला मैस। उस मैस से इतनी एनर्जी रिलीज होती है। ये वो पोटैटोज वाला मैस नहीं लगेगा यहां, ठीक है बेटा। तो जो एटम बॉम्ब में एनर्जी रिलीज होती है बिकॉज उसके पेरेंट एलिमेंट और डॉटर एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई के मैस में डेफिसिट आ जाता है, वो यहां पे लगा के हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वो वाला फॉर्मूला है, E is equals to mc स्क्वायर। ओके, चलो जी आगे चलते हैं। शाबाश। तो स्पीड ऑफ लाइट यानी 3 into 10 raised to the power 8 को हम स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, दूसरा मीडियम कौन सा था? यहां पर हमने जो एग्जांपल दी उसमें ग्लास भी हो सकता है, वाटर भी। चलो जी, ये 3 फॉर्मूले हो गए। और बताएं शाबाश। यार जब वेव की वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास? V is equals to, शाबाश, फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा, यही फॉर्मूला है ना। तो अगर लाइट एक ग्लास में से पास हो यूं करके, ये पास कर गई है, तो रिफ्रैक्शन तो हुई ना। तो मुझे ये बताओ उसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, तेज या स्लो? वेलोसिटी कम हो, वेलोसिटी ये कम है, एरो से कम, तो फ्रीक्वेंसी कम होगी या वेवलेंथ कम होगी? फ्रीक्वेंसी से क्या बनते हैं लाइट के? तो यहां से नीली जब जाएगी तो उधर से पीली निकलेगी। तो क्यों, कौन कह रहा था ये फ्रीक्वेंसी चेंज होती है या दोनों चेंज होती है? कौन कह रहे थे बेटा? रिवाइज किया करो सर। अगर वो येलो है सर, अगर मैं ब्लू लाइट वगैरह मतलब भेजेंगे तो फिर क्या होगा? बेटा। इस शीशे में से ये ले जी, ये नजर आ गया। इस शीशे में से अगर ब्लू लाइट पास करें, यहां से ग्रीन लाइट मिलेगी हमें, कौन सी मिलेगी? तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, तो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। इवन अगर मीडियम चेंज भी होता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ये तो होगी फिक्स। तो वेलोसिटी फिर किसको इफेक्ट करेगी? वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज? ये भी डिक्रीज होगी।
ये कांस्टेंट रहेगी। फर्स्ट वैल्यू से बताया था ये, हम पढ़ चुके हैं ये, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी अफेक्ट्स द वेवलेंथ। वेव ऐसे ऐसे जा रही है, तो एकदम से ये ग्लास इसमें जाएगी तो उसकी ये वेवलेंथ कम होगी, ये है ना वेवलेंथ, तो ये देख लो ये कम होगी, तो उसकी वेलोसिटी भी कम होगी ड्यू टू डेंसिटी, राइट। ओके, इसी फॉर्मूले से अगर मैं इस इधर रिलेट करूं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, तो मुझे यहां से क्या मिलेगा, n इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 ओवर लैम्डा, क्योंकि वेलोसिटी किसको इफेक्ट करती है, वेवलेंथ को। दो लैम्डा क्यू है भाई एक फर्स्ट मीडियम का और एक लैम्डा 2 दूसरे मीडियम, ठीक है। ऑनलाइन बच्चों को शायद वो रेड कलर वाली चीजें सही नजर नहीं आती, तो इसलिए मैंने ब्लैक से बना। यार कोई और फॉर्मूला है तो बता दो, एक रहता है अभी, मेरे ख्याल में कम से कम एक रहता है। सर जी बेटा, ये सारे फॉर्मूला सिर्फ रिफ्रैक्शन के हैं? जी बेटा, ये रिफ्रैक्शन के सारे फॉर्मूले। सर तो रिफ्लेक्शन के नहीं थे कोई? रिफ्लेक्शन के दो लॉज ही थे बेटा, और वो जो उसका हमने देखा था ना लाइट के आने और जाने का, वो है, और प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनती है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, बस ये रिफ्लेक्शन का पार्ट। ये वाला अब रिफ्रैक्शन का चल रहा है। एक फॉर्मूला शायद आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल की रिलेशन याद हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन सी। जी बेटा, 1 ओवर n is equals to 1 over sin c। नहीं नहीं, पहले किसी और ने बताया था। जी दाऊद, उनकी आवाज नहीं आई पूरी। उसका यह मतलब नहीं है हम उनका क्रेडिट ले लें। सर रिपीट मैंने बताया था शाम दोबारा से बताओ। 1 ओवर साइन सी। शाबाश सारा, आपको भी शाबाश कि आपने वो हमें ऊंची आवाज में सुना दिया। 1 ओवर साइन, ये सी यहाँ पे वो नहीं है स्पीड ऑफ लाइट, ये सी क्या है, क्रिटिकल एंगल। सी इज कल देखेंगे हम क्रिटिकल एंगल क्या हो। ये बेटा सारे फॉर्मूले आपके ऐसे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, और जिसकी फिंगर टिप्स पे ना कल हुए उसको ये एक और फॉर्मूला भी दे रहा हूं याद करने के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम एयर टू ग्लास इज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास टू एयर, ठीक है जी। एयर से ग्लास में जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा ग्लास से एयर में। मतलब सर मतलब बताता हूं यार, ये देखो, अगर ये ग्लास है, ये एयर है, मैं यहां पर इसको बंद कर दूं, ठीक है। इस तरफ सारा ग्लास है, इस तरफ सारी एयर है। तो बेटा अगर लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट हुई, तो मैंने बेंडिंग सही बनाई है कि गलत बनाई है? सही है सही बनाई है। इसमें से एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है? ये से नॉर्मल एक ये है x और एक ये है y। x क्या है और y क्या है? x, दोनों में से इंसिडेंट एंगल कौन सा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है? एक्स कितने बच्चों का ख्याल है x है? y क्यों नहीं हो सकता? सर दोनों हो सकते हैं, लाइट वहां से y क्यों नहीं हो सकता जी? तो उसके लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है? लाइट यहां से भी तो आ सकती है, तो ये बैंड इधर करेगी ना, ग्लास से एयर में आएगी तो दूर जाएगी ना, एयर से ग्लास सर में। लेकिन ग्लास
लेकिन सर एक ग्लास में जाने के लिए तब भी एयर से आना पड़ेगा उसे। और अगर एयर में जाने के लिए उसको ग्लास से आना पड़ेगा, तो किसी तरफ भी आ जा सकती है ना, पाथ यही ट्रेस होएगा। ठीक है, नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, सिर्फ एरोस लगने की देर है और आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस पता लग जाएगा। अगर एरो इस तरह लगे होंगे तो y हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और x एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। और अगर एरो इस तरह से लगा होगा तो फिर x एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और y एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एरोस बहुत इंपॉर्टेंट है। एरोस नहीं हो तो फिर हमें नहीं पता चलेगा कि एयर टू ग्लास है या ग्लास टू एयर है। ऑलराइट, अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये ग्लास से एयर में आ रही है, ये थी एयर से ग्लास में, ये वाला साइन आई और साइन, अगर ये हम आई ही लें और ये आर ही लें, मैं थोड़ा कंफ्यूज कर ले लो, मुझे ध्यान से बैठना तुम लोग। और अगर इनका नाम है आई एंड आर, ठीक है, कोई इनकी वैल्यूज है, लेट सपोज आई एंड आर की बजाय मैं इनको वैल्यूज दे देता हूं, बेटा तुम लोग ऐसे परेशान हो जाओ, ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, मैं भी वो कंफ्यूजन दूर नहीं कर सकूंगा। 35 डिग्रीज और ये 27 डिग्रीज। ठीक है, अगर एयर से ग्लास में जा रही होगी तो क्या फार्मूला बनेगा? ये 1.42 तो आएगा ही आएगा, लेकिन बनेगा क्या? m इज इक्वल्स टू साइन ऑफ क्या चीज? 35 ओवर साइन ऑफ 27, यही बनेगा ना? Yes. अच्छा बेटा, अगर ये ग्लास से एयर में आ रही होती तो फिर क्या बनता? Sign of 27 over. One over n. 7 over sine over 35। शाबाश, साइन 27 ओवर साइन 35. 35। अब देख रहे हो ये चीज बन रही है कि नहीं? एयर टू ग्लास एंड ग्लास टू एयर दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के रेसिप्रोकेट करेंगे। ऑलराइट,